अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर ये जुमला बोलती हूँ कि जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। आज मैं फिर से ये जुमला बोलने पर मजबूर हूँ कि जो कहीं नहीं होता वो पाकिस्तान में होता है। आपने दुनिया भर में कभी कोई ऐसी मिसाल सुनी है कि जिन 2 लोगों के बीच का मामला हो, कोई तीसरा फरीक उसको सुलझाने के लिए आए, लेकिन वो उन दोनों के बीच के दरमियान का जो मामला है, वो किसी ऐसे ही राह चलते, किसी आउटसाइडर को वो चीज़ थमा दे। ऐसा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। बिल्कुल आप सही समझें। मैं जिस बारे में गुफ्तगू करना चाहती हूँ, वो है मखसूस नशिस्तों का मामला। ये मखसूस नशिस्तों का मामला थोड़ी-सी, बिल्कुल थोड़ी-सी समझने वाली बात है और समझ ये कहती है, जो हमारे सामने फैक्ट्स हैं, कि ये मामला मखसूस नशिस्तों का सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बीच में था। ये वो मामला था ही नहीं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ट्रायल कोर्ट सुनना था या पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहस करनी थी, जिरा करनी थी और उसको एक ट्रायल की तरह से चलाना था। वो अलग बात है कि नवाज शरीफ के टाइम पर एक वो ज़माना हुआ करता था कि सुप्रीम कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के किरदार अदा किया करती थी। सुप्रीम कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट की तरह हर ईची-बीची का ना सिर्फ ख्याल रखती थी, उसको डिस्कस करती थी, उसका इश्यू बनाती थी और उसी की बेस के ऊपर सज़ा और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने रखा हुआ था। क्योंकि फरीक कौन था? क्योंकि सामने कटहरे में कौन था? वो नवाज शरीफ था। लेकिन उसके बाद मामलात जो है वो आईनी और कानूनी तौर पर चलना शुरू हो गए और आईनी और कानूनी तौर पर चलते-चलते इश्यू ये हुआ कि मखसूस नशिस्तें क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उस तरीके से इलेक्शन में नहीं गई क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की एसओपी के तहत नहीं कराए तो लिहाजा उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती थी। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने बाकायदा हल्फन उसमें शमूलियत इख्तियार की, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एज़ अ पिटिशनर गई कोर्ट के अंदर कि जी हमें ये सीट्स चाहिए। कोर्ट में जाने से पहले वो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के पास गई। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि सॉरी, हम आपको ये मखसूस नशिस्तें नहीं दे सकते। उसके बाद अगला मरहला ये था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तमाम तर बाकी हाई कोर्ट्स को बिल्कुल कता नज़र करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा सकते थे, लाहौर हाई कोर्ट जा सकते थे, किसी भी हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पिक एंड चूज़ करते हुए पेशावर हाई कोर्ट को चुना, ये सोचते हुए क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है फैज़ याबी की हवाएँ चल रही थी, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पिछले कुछ अरसे में काफ़ी रिलीफ मिला था। लेकिन जब पेशावर हाई कोर्ट ने भी उस वर्डिक्ट को बरकरार रखा कि भई मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, तो सुन्नी इत्तेहाद वाले उस फैसले को लेकर के चैलेंज करने गए सुप्रीम कोर्ट। कौन-सा फैसला था? पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला कि भई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, ये लेकर के गए सुप्रीम कोर्ट और जब सुप्रीम कोर्ट में पूरे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर सबने देखा, हियरिंग देखी, फैसले का सबको इंतज़ार था, लेकिन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में यही कहा जाता है कि वो सुप्रीम है। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट है कि वो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी कोर्ट है। मुझे लगता है कि जजेस ने वाक़ई अपने आप को सिर्फ़ इस केस के हवाले से सुप्रीम मान लिया था और इस हद तक सुप्रीम मान लिया था कि उनको ये लग रहा है और लगता है कि वो जो भी करेंगे, जो भी फैसला देंगे, वो बिल्कुल ठीक होगा। तो लिहाज़ा जो फैसला दिया गया, वो मेरे लिए, आपके लिए, मेरे पीटीआई के दोस्तों के लिए बहुत ही हैरानकुन है। और इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे और फैसला ये था कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दी जाएँगी। इसमें भी ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर आप सलमान अकरम राजा साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उनकी अगर आप क्लोजिंग कमेंट्स देखते, क्लोजिंग कमेंट्स के जब खत्म, बात खत्म, बस खलास, जो उन्होंने जिस बात पर बात खलास की, वो ये था कि भई जो मखसूस नशिस्तें हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद को देनी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ, जो कहीं नहीं होता, वो पाकिस्तान में होता है। माँगने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मखसूस नशिस्तें माँग रहे थे। देने वालों के पास जो इख्तियार था, वो ये था कि आइदर इट इज़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या फिर ये जो सीट्स हैं चाहे गवर्नमेंट में बाँध दी जाएँ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। पीटीआई उसमें थी ही नहीं। मैं क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई एम अ क्रिकेट लवर। आई एम श्योर आप लोग जितने लोग पाकिस्तानी मुझे इस वक़्त सुन रहे होंगे, मेरे पैनलिस्ट भी अगर मुझे सुन रहे हैं, उन सब का एक कॉमन इंटरेस्ट होगा और वो है क्रिकेट। ये मिसाल मैं सिर्फ़ आपको इस तरह से समझाऊँगी कि मैच पाकिस्तान और इंडिया का हो, लेकिन जो जीत है वो इंग्लैंड के नाम कर दी जाए, तो मुझे बताइए कि आपको कैसा लगेगा? क्या किसी और मुल्क के अंदर ऐसा होता है? दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क बता दें कि 2 टीमें पाकिस्तान और इंडिया हो, चले जी आपको पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं पसंद, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो, लेकिन उसमें जीत जो है वो साउथ अफ्रीका की हो जाए। कभी आपने ऐसा सुना है? लेकिन भई जनाब पाकिस्तान में यही हुआ है। इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि इस फैसले को हुकूमत भी तनकीद की निगाह से देख रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले भी बड़े कन्फ्यूज़्ड हैं कि इसको उन्होंने डिफेंड कैसे करना है।
अभी भी अब उनको समझ नहीं आ रही है कि आधी पार्टी मखसूस नशिस्तों के हवाले से पीटीआई में चली जाएगी और जो बाकी लोग हैं वो तो ऑलरेडी सुन्नी इत्तेहाद में है, और वो जो उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद में है, क्या वो वापस दोबारा पीटीआई में ज्वाइन करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे करके इतना बायस और एक रास्ता दिखाया है कि भाई सुन्नी इत्तेहाद को छोड़े, पीटीआई है तो सही, जाइए पीटीआई में आप जाकर के शामिल होइए। तो ये जो तमाम जो खिचड़ी पकाई गई है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द हाईएस्ट फॉरम, उसके क्या रिpercussion है और उसके ऊपर क्या तासुरात है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज अपने पैनलिस्ट से। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी इख्तियार वली साहब, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ बने होंगे जी आलमगीर खत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। बड़े खुश हैं भाई, पीटीआई वाले तो बड़े खुश हैं, वो अलग बात है, इनको पता नहीं है कि उन्होंने डिफेंड कैसे करना है, लेकिन आज मैं आलमगीर खान साहब से बात करूंगी। वैसे भी ये फिक्सेट के भी हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर हैं, तो जो इन्होंने फिक्स किया है ये तमाम तर सूरत हाल इन्हीं से मैं समझूंगी, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रही सारी सूरत हाल। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो बिलावल भुट्टो के जो स्पोक्स पर्सन है जुल्फिकार बदर साहब, वो हमारे साथ होंगे अब से थोड़ी देर में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले का आगाज करें। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी इख्तियार वली साहब पीएमएलएन से, आलमगीर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एंड जुल्फिकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इख्तियार वली साहब, मैं तो आपसे इस शो का आगाज करना चाहती थी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में भी जो पलड़ा है वो इस वक्त पीटीआई का भारी है, और मैं ये समझती हूँ कि उस प्रोग्राम के अंदर मुझे आज ओपनिंग कमेंट्स का मौका जो है वो अपने भाई आलमगीर खान साहब को देना चाहिए, क्योंकि अच्छे नोट के ऊपर शो का आगाज करना चाहिए। आलमगीर साहब, मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ, इस हद तक मुबारक लम्हात हैं आपके लिए, एक नहीं दो दो फैसले आपके हक में आ रहे हैं। मतलब मैं तो ये समझ रही हूँ कि आप मांगते तो क्या मांगते, मतलब सलमान अकरम राजा साहब ने क्या मांगा कि नहीं यार आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बस आप रिजर्व सीट्स दे दें, लेकिन वो कहते हैं ना ऊपर वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको छप्पड़ फाड़ के दिया कि भाई पीछे करे ये सुन्नी इत्तेहाद को, आप जाए, पीटीआई का रास्ता खुला है, पीटीआई को हम मखसूस नशिस्तें दे रहे हैं, जाए जाके पीटीआई को ज्वाइन करें। सर कैसा महसूस कर रहे हैं कि ऊपर से इतनी करामात हो रही हैं, इतनी बारिश हो रही है रहमतों की, इस रहमत पर सर आप क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और कि जो अवाम ने मैंडेट दिया उस मैंडेट की कहीं ना कहीं जो है वो वसूल वापसी हो रही है, वो चाहे रिजर्व सीट्स की शक्ल में और अभी हमारे दीगर केसेस ट्राइब्यूनल में मौजूद हैं। फॉर्म 45 की जो हमारी सीटें छीनी गई, वो भी हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह वो भी जल्द वापस होंगी, और हम एक आज भी अक्सरियती जमात बन चुके हैं और उसके बाद हम गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में होंगे। मकसद ये देखें, जो आपने तस्करा किया, जो आपने इंट्रो दिया, ये अगर तब भी दिया जाता जब हमारी मखसूस नशिस्तें छीन के दीगर जमातों को दी जा रही थी, तो वहां इंसाफ के कटहरे कहाँ खड़े थे? जब हमें बल्ले का निशान हमसे छीना जा रहा था, तब इंसाफ के कटहरे कहाँ खड़े थे? जब हमारे कागज जो हम जमा करा रहे थे, कागज नामजदगी, वो जब छीने जा रहे थे, उस पर अगर हम पीटीआई का नाम लिखते तो वो कागज वहीं उसको वसूल नहीं किया जाता आरओस की जानिब से। तब अगर आप इस तरह का प्रोग्राम करती तो तब भी हमें खुशी होती, और तब भी हम इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। तो आज ये लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया है, ये कोई ऐसा नहीं कि चंद लोगों ने, और अक्सरियती जजेस का ये फैसला आया है पीटीआई के हक में, और ये अवाम का हक था जो वापस हो रहा है। और जितनी पीटीआई की नुमाइंदगी है उस हिसाब से जो है वो, चाहे खवातीन की नशिस्तें हो चाहे माइनॉरिटीज की हो, वो पीटीआई को मिलनी है, उसका हक है। और सबसे अहम चीज ये कि जो आईनी तरामीम के ख्वाहिशमंद थे आगे आने वाले वक्त में, जो को अपने जाती मफाद के लिए, क्योंकि हमने देखा कि कौमी असेंबली में माजी में भी जो कानून साजी हुई है वो या तो अपने नैब केसेस खत्म कराने के लिए हुई है, अपने इलेक्शन में राह हमवार करने के लिए हुई है। तो हमें यह खदशा था कि आइंदा भी ये दो तिहाई अक्सरियत को, आईनी तरामीम को अपने मफाद में इस्तेमाल करते, ना कि अवामी मफाद में। तो उसके आगे ये एक रुकावट खड़ी हो गई है, जिस पे हमें बड़ी खुशी है। अच्छा, वैसे आलमगीर खान साहब, आपने खैर मेरे शोज शायद नहीं देखे होंगे, या ऐसी आवाजें आप तक नहीं पहुंचती हैं, जब कभी कभारी से ही, लेकिन हम आपके बारे में बात करते हैं जरूर है। और मेरा तो इसी पे स्टांस था कि हाँ, ये जो रिजर्व सीट्स हैं अगर पीटीआई को नहीं मिल रही हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अब तो खैर मैंने कहा ना कि ऊपर वाला मेहरबान है, तो छोड़ें, जब सब अच्छा हो गया तो पीछे की क्या बात करनी है। लेकिन सिर्फ आपने बोला कि तब मैं ये तकरीर करती, तो मैं तब भी ये कहती थी कि अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही हैं तो वो कम अज कम मखसूस नशिस्तें
ये हुकूमती इत्तेहाद को भी नहीं मिलनी चाहिए। बट एनीवेज, अब तो अदालतें आपकी नजर में सर आजाद होंगी ना, और अब तो अदालतें बहुत ठीक तरीके से फैसला कर रही हैं, और अब किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है अदालतों पर, ऐसा ही है ना सर? देखिए, हम ये समझते हैं कि जब से 6 जजेस ने जो लेटर लिखा और उस लेटर का कंटेंट दुनिया के सामने है, तो तब से अदालतों में एक नई हलचल शुरू हुई है और चीजें सामने आना शुरू हो गई कि क्या वजह है जो अदालतें काम नहीं कर पा रही, इंसाफ में रुकावटें हैं। तो तब से राइट। एक शेक आया है सिस्टम। और मेरा ख्याल है, अब मैं उसके ज्यादा डिटेल तबसरे में जाऊंगा तो वो फिर पूरा निजाम जो है वो नंगा हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अदालतों की आजादी के लिए जो पहला कदम था वो 6 जजेस ने रख दिया। चलिए, ये भी मैं आपकी बात मान लेती हूँ। आपकी यही बहुत कमाल बात है आलमगीर खान साहब, मतलब फिक्स इट करते करते माशाल्लाह से आपने सब चीजें ऐसी फिक्स कर दी हैं कि कभी कभी आपसे जो चीज नहीं भी पूछी जाती ना, आप वो बता देते हैं। जैसे आपने मुझे ये बता दिया, हालांकि ये मेरे रंडम का हिस्सा नहीं था। इख्तियार वली साहब जरा गौर फरमाइएगा, ये मेरे रंडम का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने कहा कि क्योंकि अगर हुकूमत को वो अक्सरियत मिल जाती और वो 2/3 मेजोरिटी में आ जाते, और फिर उसके बाद एक ऐसी कानून साजियां होती जो कि शायद पीटीआई को पसंद नहीं थी, या पीटीआई को लगता था कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। मतलब आलमगीर खान साहब, आप लोग तो फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, प्रोग्राम तो आप लोग खुद ही चला देते हैं, मुझे तो तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है। इख्तियार वली साहब, वैसे तो आपके पास ज्यादा इख्तियार नहीं है, लेकिन ये क्या हुआ आप लोग के साथ? मतलब मैं तो हैरान परेशान हूँ कि ये जिस तरीके से पूरा का पूरा फैसिलिटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई, उसके ऊपर हुकूमत का एक बड़ा ही ठंडा सा रिस्पॉन्स आया। सर आप लोग को कोई टेंशन नहीं है? सबसे ज्यादा नुकसान तो आप ही को पहुंचा है सर। थैंक यू वेरी मच बीनिश बहन। बात ऐसी है कि हम ये मामलात हमारे लिए कोई नए नहीं है। हम इसको गुज़श्ता 7 सालों से 8 सालों से भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। हम ये बात कहते होते थे कि जो अदलिया है, जो जजेस हैं, उनको आइन के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। जब हमें इन्हीं अदालतों में बुला के मुंतखब वजीर आजम को सिजलियन माफिया कहा गया, जब वो गॉड फादर के अलकाबात दिए गए, उन्हीं अदालतों से जब बात निकली और उन्होंने कहा गुड टू सी यू, और अभी अभी ताजा ऑब्जर्वेशन निकली कि जी खान साहब आप जेल में हैं और इधर आपके करने के बहुत सारे काम हैं, तो आपको जेल में देख के तकलीफ होती है। एक एक रात में 100 मुकदमात में उनको कारपेट कवर दिया जाता था। तो हम यही कहते थे कि जजेस का काम आईन पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होता है। अब तो जो ये फैसले हो रहे हैं, ये मेरे भाई आलमगीर साहब फरमा रहे हैं फिक्सिट वाले, कि इनको जो जो इलेक्शन के दिन थे तो इनका निशान छीना गया। तो भाई आप अपना इलेक्शन करा देते, इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराया? आपका लीडर जो था वो 1 साल की एक्सटेंशन लेकर बैठा हुआ था इलेक्शन कराने की, और इलेक्शन नहीं करा रहे थे जब आपका। तो फिर ये इलेक्शन में नताइज सिर्फ एक आपका निशान नहीं छीना गया था, अवामी नेशनल पार्टी का भी छीना गया था। फिर आप कहते हैं कि हम आरओ के पास जाते थे तो उसमें पीटीआई नहीं लिख सकते थे। तो आप नहीं करते 9 मई वाले हरकत, आप ना करते, आप कोर कमांडर हाउस को ना जलाते, आप कर्नल शेर के मुजस्समे को ना तोड़ते, आप जीएचक्यू के गेटों पर हमले ना करते, आप जिना हाउस को और जियारत रेजिडेंसी को उसको आग ना लगाते, चागी के निशानात को, रेडियो पाकिस्तान को आग ना लगाते, तो आपको कोई नहीं पकड़ना था। वो जो मोर पकड़ के आप ले जा रहे थे, पंखे उठा के जिना हाउस की चोरी करके ले जा रहे थे आपकी पार्टी के लोग, वो खवातीन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो इनकी पार्टी की लीडर्स हैं, जो कह रहे हैं कि ये सामने कोर कमांडर हाउस है और हम उसके बाहर खड़े हैं, अब हम इसके अंदर घुसेंगे, अब देखते हैं हमने फौज को क्या करना है, हमने उनको तुन के रख देना। ये हरकतें ना करते तो आपको इलेक्शन में कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन इस वक्त बात इलेक्शन की नहीं हो रही, इस वक्त बात इस टॉपिक ये है, मौजू ये है और नुक्ता ये है कि अदालत में फरियाद लेकर गई थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और वो पेशावर हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अपनी बिपता सुनाने गए थे, फरियाद लेकर गए थे कि हमें हमारी सीटें, मखसूस नशिस्तें हमें रिजर्व जो है वो वापस दिलाई जाएं। आपके अपने वकला खुद कहते थे कि हमारा राइट नहीं बनता।
इनके अपने लीडर्स हमारे साथ आपके टीवी चैनल पर कई शोज मैंने ऐसे किए हैं। अली जफर साहब ने कहा था, शुएब शाहीन ने कहा था, इसमें असद कैसर ने कहा था, उमर अयूब ने कहा था कि वो हमारा राइट नहीं बनती है। लेकिन ये जो होम डिलीवरी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि जो मुकदमा दरमियान में था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या गवर्नमेंट के और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने क्या शानदार फैसला सुनाया कि ना जी, न तेरी न तेरी, आप दरखास्त गुजार हो, आप शिकायत गुजार हो, लेकिन ना आपको देते हैं ना आपको देते हैं, वो जो बाहर बंदा खड़ा है ये उसको होगी। मतलब हम तो ये समझते हैं कि ये वही रिपीटिशन है जब नवाज शरीफ को पनामा के केस में रगड़ा गया और इस मुल्क के सिटिंग वजीर आजम के खिलाफ जब पनामा में उनको कोई सबूत नहीं मिला तो उसके बाद उनको दुबई का, यूएई का इकामा रखने पर और अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट regime। मेरे भाई बुरा ना मानिएगा, आपने इतनी तल्ख चीजों से, बिल्कुल जुल्म हुआ नवाज शरीफ के साथ, मैं तो कहती हूँ गलत हुआ, जो हुआ नवाज शरीफ के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन सर आपने गलतियों से सीखा नहीं है। इतना ठंडा रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट को, मतलब शहबाज साहब से कहें कि उठें, कोई तगड़ा रिस्पॉन्स दें, कोई मतलब चैलेंज करें इसको, कोई हिल्ला शेरी करे। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान में हर चीज, हर जगह का रावी जो है वो चैन ही चैन लिख रहा है सर। आइंदा 24 घंटों में आपको हुकूमत का रिएक्शन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन नजर आएगा। कल हमारा मरी में इजलास है, हम सब जा रहे हैं। हमारे कायद की क़ियादत में पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें वजीर आजम भी शरीक होंगे, जिसमें वजीर आला पंजाब भी बैठेंगी और पार्टी की चारों सूबों की क़ियादत भी बैठेगी। वहां पर फैसले किए जाएंगे और तमाम तंजीमी लोगों को, सूबाई सदूर को, मरकजी अहदेदारों को अपना अपना टास्क हवाला किया जाएगा। वफाकी वज़रा को उनको उनका टास्क दिया जाएगा, लीगल टीम को उनका टास्क दिया जाएगा। एंड वी हैव डिसाइडेड कि हमने इस फैसले के सामने खड़ा होना है और हम एक ऐसा फैसला कभी भी नहीं मानेंगे जो आईन से बरखिलाफ हो, आईन से मावरा हो, आईन से बालातर हो। ये अब बहुत हो चुका, अब इसको बर्दाश्त करना या इस पे चुप करके बैठ जाना, या हम तो ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें ये तासुर दे रही है कि आप पार्लियामेंट और वजीर आजम हाउस की चाबियां हमारे हवाले कर दें, आप घर जाएं। तो अगर ऐसा है एंज सही तो फिर एंज ही सही, देखते हैं कि अब आईन जीतता है या कुछ वो जजेस जो पीटीआई के लिए फैसिलिटेशन का काम कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि जो जजेस हैं जिन्होंने फैसला दिया है, आम कौम ये बात कर रही है, हम तो अवामी लोग हैं, हुजरों में बैठते हैं, बाजारों में बैठते हैं, गली कूचों में जाते हैं, एक एक बंदा ये कह रहा है कि ये वो जजेस हैं जो आईने पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि ये इमरान खान की फैसिलिटेशन कर रहे हैं। That's it. ये बड़ी आपने यार भाई बड़ी आपने खतरनाक बात कर दी है। जरा यहाँ पे जरा पॉज लगाइएगा, मैं पीपल्स पार्टी को, आपके इत्तेहादियों को जरा शामिल कर लूं। जुल्फिकार बदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉन्वर्सेशन सुनी। सवाल तो वैसे मेरा कुछ और था, लेकिन आप यहाँ से आगाज कर लें, मैं फिर आपसे रेलिवेंट सवाल भी करती हूँ जो कि मैं पीपल्स पार्टी से स्पेसिफिकली इस पूरी सिचुएशन में करना चाहती हूँ। ये जो इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि एक स्ट्रिक्ट रिएक्शन गवर्नमेंट देगी, देना चाहिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर देर क्यों हो रही है। देना चाहिए, क्योंकि जो आगे बातें इख्तियार वली साहब कर रहे हैं वो आपने सुनी होगी कि बेसिकली दिस इज गवर्नमेंट वर्सेस द जुडिशरी। जुडिशरी ये चाहती है कि हुकूमत घर चली जाए। आपको भी यही लगता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो जुडिशरी है वो ये चाहती है कि जो शहबाज सरकार है उसका बोरिया बिस्तरा गोल किया जाए? सर ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं नून लीग वाले। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिनिश, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, असल बात यह है कि जो सियासत है ना, ये ख्वाहिशात का खेल नहीं होती। इस मुल्क में पहले भी बहुत दफा ऐसे फैसले आए हैं जिससे कोशिश की गई कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को कमजोर करे और मामला करे। ये हुकूमत जो बनी है यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से बनी है, और ये जो फैसले आया है इससे इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो क्रिएट होगा, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, लेकिन इतनी कमजोर नहीं है ये कि सीटें देने से कोई भी हुकूमत को गिरा दे, पहली बात है। लेकिन हाँ, इस फैसले देने से एक चीज बाहर नजर आई है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हम केसेस डालते हैं तो केस करने में, चूंकि ये अपीलेंट कोर्ट है,
तो उसके अंदर फिर रिक्वायरमेंट होती है, पार्टी ए लिख के भेज रही है, उतनी ही जो है उतना ही रिलीफ दिया जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग मामला इस केस के अंदर इतना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने केस किया और रिलीफ पीटीआई को दिया। ये कानूनी तौर पे बड़ी इंटरेस्टिंग है और माशाल्लाह सारे ऑनरेबल जजेस वो जिसको मर्जी चाहे रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन मैंने तो आज तक प्रैक्टिस के अंदर ऐसा नहीं देखा कि बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि रिलीफ मांगते हैं और उनको उतना भी रिलीफ नहीं दिया जाता, उनको इतना ही कहा जाता है कि जो रिलीफ आपने मांगा है वो दिया जाए। इस मुल्क में तमाम अदारों को अपनी बदर हदूद में साहब, अपना रहकर काम। नसीब है ना, ऊपर वाला जिसको भी देता है, किसी को कम देता है, किसी को ज्यादा देता है, किसी को छप्पड़ फाड़ के देता है। जो सारे रिलीफ लेने जाते हैं, ये जो सारे अदालतों में जाते हैं, वो पीटीआई के और इमरान खान साहब भी तो नहीं होते ना। फिर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कुछ और है सर। देखिए ना, उनकी फैन फॉलोइंग है, उनकी एक स्ट्रीट पावर है, इससे फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता क्या? बात बेनिश ये है कि इस मुल्क के अंदर कानून एक बराबर होना चाहिए, अमीर गरीब ताकतवर और कमजोर के लिए। इसमें जो है बाइसेस और लाइक डिसलाइक्स नहीं होने चाहिए, बस असल बात यही है। और ये जो ख्वाहिशात के ऊपर मामलात हैं कि जी इसको ऐसे कर दें तो ऐसे कर दें, फलानी पार्टी है, वो अपना जो ड्यू प्रोसेस है या जो प्रोसीजर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन में पूरे करते, अपने इलेक्शन कराते ताकि ये प्रॉब्लम ही ना आते। तो ये जो मामलात हैं ये इसी तरह चलते हैं, फिर चीजें चलती हैं, फिर कोई ना कोई ऐसे बीच में मामलात आ जाते हैं, जजेस के फैसले आते हैं, जिससे मामला सारा एक ओवरऑल जो है पॉलिटिकल इम्पैक्ट या पॉलिटिकल केओस क्रिएट होता है। जो नजर आ रहा है कि यहाँ पे आप गवर्नमेंट को जो कैबिनेट ने इसके ऊपर बिल्कुल गौर व फिक्र करनी है। लीगल एक्सपर्ट वो लोग भी अपने लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, लेकिन इसके अंदर कोई रिव्यू में जाएगा वो हुकूमत खुद जाएगी और बताएगी कि क्या करना है। बाकी पीपल्स पार्टी हर वो इकदाम करेगी, हर वो चीज करेगी जिससे ना जमहूरियत कमजोर हो, ना पार्लिमानी सिस्टम कमजोर हो और ना इसको डीरेल किया जाए। हम कोई ऐसा इकदाम नहीं होने देंगे जिससे कोशिश की जाए कि इस हुकूमत को ऐसे चाहे कमजोर जितने किया चाहे जाए। मर्जी और जरा कमजोर आए, जुल्फिकार बदर साहब, आपको क्या लगता है कि जो फुल कोर्ट था, ये इतने सारे माशाल्लाह जजेस हजरात बैठे हुए थे, वो हैं जो हमें आइन और कानून पढ़ाते हैं? मुझे तो पता ही नहीं है, जो जज साहिबान कहते हैं मैं तो वही समझती हूँ कि वही आइन और कानून है। ऐसा क्या हुआ होगा कि इलेक्शन कमीशन वर्सेस सुन्नी इत्तेहाद चल रहा है और बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छा खासा रिलीफ दे दिया गया? क्या वजह रही होगी सर? क्या वही वजह ये है इसी जो कि तरह ही है दिनेश, ये इशारा इसी जिसका तरह ही है। आलमगीर खान साहब कर रहे हैं कि कहीं हुकूमत के अंदर 2/3 मेजोरिटी ना हो और कोई कानून साजी ना हो पाए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वही जो एक थ्योरी चल रही है, या आपके पास कोई और वजह है कि कोई और वजह रही हो? देखिए, 2/3 मेजोरिटी के ऊपर तो पहले भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था कि हम आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि सारे मिलके भी इतना नंबर नहीं रखते थे कि 2/3 मेजोरिटी हो। सिंपल मेजोरिटी थी, है और रहेगी जब तक पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है। तो ये जो आप बात कर रही हैं, इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने फैसला किया, आप देखें कि एक पीछे फैसला आया था जब पंजाब असेंबली के अंदर 63A की इंटरप्रिटेशन की गई थी। पहले उसकी इंटरप्रिटेशन एक की गई, फिर दूसरी उसकी इंटरप्रिटेशन की गई और एक ही सुप्रीम कोर्ट से ये सारा मामला किया गया। तो ये जब आप रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो फिर ये इस किस्म के प्रॉब्लम आते हैं। दे जस्ट हैव टू इंटरप्रेट एंड the Honorable Supreme Court and their judges have to interpret the Constitution. They cannot rewrite the Constitution. That is the prerogative of the parliamentarians. ये नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स हैं, उनका प्रोगेटिव है कि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें, एंड दैट हैज टू बी डन आफ्टर डिबेटिंग ऑल दैट, ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो करके, डिबेट करके और कलेक्टिव विजडम के साथ इसको किया जाए। तो ये जो एक ओवरऑल या वो कह लेना कि इंटरनल इंटरफेरेंस इन अदर इंस्टीट्यूशंस, तो ये काम नहीं होना चाहिए कि आप फैसलों के थ्रू ऐसी इलीगैलिटीज या ऐसी कोई डिक्टेशन देने की कोशिश करें जिससे पूरे का पूरा प्रोसेस या सिस्टम डीरेल होने का खतरा हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। बहरहाल ये कि पीपल्स पार्टी भी अपने लीगल ओपिनियन ले रही है लीगल एक्सपर्ट से। हम देखेंगे कि इस पे क्या हो सकता है और क्या इसका एप्पल इम्पैक्ट है, लीगल इम्पैक्ट क्या है। और PMLN भी आई एम श्योर कि वो भी कर रही होगी। तो इसको देखते हैं अभी कि इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगा। तो बाकी ये कि ड्यू प्रोसेस हुआ होता तो किसी को कोई इशू नहीं होना था।
ठीक है, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे और डिस्कशन के सिलसिले को दोबारा रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक। के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, जुल्फिकार बदर साहब हैं, बहुत ज्यादा खुश आलमगीर खान साहब हैं और बेख्तियार इख्तियार वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आलमगीर खान साहब, सुप्रीम कोर्ट आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी और खास तौर पे जब से काजी फाइज ईसा साहब आए तो आपको और ज्यादा बुरी लगनी शुरू हो गई। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो जब हल्की सी बत्तियां जली थी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि इमरान खान साहब जा नहीं रहे थे, तो आपने बहुत उनको बातें सुनाई थी सुप्रीम कोर्ट को। काजी फाइज ईसा साहब के साथ आपका एक पर्सनल स्कोर था, वो बाद में इमरान खान साहब ने कहा मुझे क्या पता, वो तो ऊपर से केस आया था। फिर आरिफ अलवी साहब भी कह रहे थे नहीं नहीं मैं तो डाकिया था, मुझे तो जिसने बोला, जिन्होंने भी कहा, मैंने आगे जाके काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ ये कर दिया। लेकिन अब इतना बड़ा रिलीफ आपको काजी फाइज ईसा साहब की मौजूदगी में ही मिला है। मतलब आप लोगों को बेसिकली आपकी पार्टी, आपकी पहचान वापस मिली है कि भाई ये है पीटीआई, और जाओ और जाके पीटीआई के अंदर आप अपने आप को शामिल करें, अपनी पहचान आपको वापस मिली है। सर आप लोग भी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, मुझे पता है। और कभी आपने ऐसा देखा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और उसके अंदर इंग्लैंड जो है वो जीत जाए ऑन मेरिट? ऑन मेरिट आपकी जुल्म की दास्तान मैंने सुन ली, बहुत बुरा हो रहा है जी आपके साथ, सब कुछ आपका मैंने सारा कथार से सुन लिया, लेकिन ऑन मेरिट अगर आप लिखी पढ़ी बात करें तो आप इस फैसले को डिफेंड कैसे करें? देखिए, मैं फिर से ये कह रहा हूँ, मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं, लेकिन मैं सियासी बात जरूर करूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। आप जो मिसाल दे रही है ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो फिर मैं मिसाल ये देता हूँ कि पाकिस्तान 100 रन बना ले और 100 रन आगे जो है वो उस वक्त इंसाफ के पैमाने किधर थे? उस वक्त ये सारे लोग कहाँ थे कि हमारी निशिस्तें उनको दे रहे हैं, पीटीआई को दे हैं, तो वो हमारी निश्चित। तो सवाल तो ये है कि हम तो अपना हक मांग रहे हैं, वो चाहे सुन्नी इत्तेहाद को दें या पीटीआई को दें। मकसद ये दुनिया में कहाँ होता है कि नुमाइंदगी हमारी ज्यादा है, हमारी वहाँ जमात है, हम सीटें मांग रहे हैं और दे पीपल्स पार्टी और नून लीग को दे दी वो माइनॉरिटीज और वुमेन विंग की सीटें। तो ये इंसाफ के तकाजे ये नहीं हो सकते। रही बात, देखें, सुप्रीम कोर्ट से ये यकीनी तौर पे ये एक इंसाफ के लिए हम हमेशा गए हैं। हमने चाहे जितनी मायूस कुन सिचुएशन हो, जितने हमारे खिलाफ मुकदमे बने हो, हमने चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमेशा इनका दरवाजा खटखटाया। चाहे हमारे आज भी हम ट्राइब्यूनल्स में गए हुए हैं, आज भी हम इंसाफ के तलबगार हैं। वो अलग बात है कि ये लोग ऑर्डिनेंस ले आते, रिटायर्ड जजेस की तैनाती करने की कोशिश कर रहे वगैरह वगैरह। तो हम तो मायूस कभी नहीं हुए, हमने हमेशा दरवाजा खटखटाया है, चाहे वो फाइज ईसा साहब हो या कोई भी इनसे पहले हो, हम अप्रोच करते रहेंगे। और देखें कि आज वो इन तमाम मामलात में जहाँ जुल्म जबर हो रहा है, जिसकी एक बड़ी दास्तान है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग उन्हें स्टैंड लिया है। आप देखें किस तरीके से जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस आ रहे हैं, किस तरीके से इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, वो सब एक अलग चीज है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमने अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, एक लार्जर बेंच बना, उसमें अक्सरियती जजेस ने जो है फैसला दिया, डेट्स इट, बात खत्म हो गई। अब मैं माजी में अगर जाऊं तो सब फिर हाँ, आलमगीर खान साहब, मेरे मोहतरम भाई हैं, आप कह रहे हैं तो सिर्फ आपकी खुशी, आपका दिल रखने के लिए मैं मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे पल्ले बात नहीं पड़ रही है। अब मैं आपसे ऐसा सियासतदान एक सवाल कर रही हूँ। आपने कहा कि आप कानूनी माहिर नहीं है, विच आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, मैं भी कानूनी माहिर नहीं हूँ, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई ये कौन से ऐसे कानून और कौन से ऐसे आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है कि जो पिटिशनर थे ही नहीं, जो फरीक थे ही नहीं, उनके हक में फैसला दे दिया। सर आप फॉर एग्जाम्पल वो पीटीआई अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गौहर खान साहब हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उमर अयूब साहब हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं अभी 4 महीने पहले। सर 4 महीने पहले पूरा एफिडेविट भर के, पूरे हलफ लेकर के, वो किस कानून के तहत दोबारा पीटीआई को ज्वाइन करेंगे? यह अब एक सियासी सवाल है सर, वो इसलिए क्योंकि आपको समझ में आता है कि आज आलमगीर खान साहब पीटीआई में थे, पीटीआई के का ब्लंडर हो गया, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, उन्होंने फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर ली, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन किए हुए अभी 4 महीने हुए हैं, पता चला वो पीटीआई को रिजर्व सीट्स मिल गई हैं, अब 4 महीने के बाद दोबारा उनको पीटीआई ज्वाइन कर रही है। सर मैं ही इससे रिलेट नहीं कर पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैंने अगले शो के अंदर आपको पीटीआई कहना है, आपको सुन्नी इत्तेहाद कहना है, आपको आजाद उम्मीदवार कहना है, क्या? और सर इसमें भी ऊपर वाले ने तो कमाल कर दिया। सर आप तो शुक्राने के नफल अदा करें, आप लोग तो जाए नमाज से ना उठे। 3 दिन का टाइम होता है कानूनी तौर पर, जिस कानून का, जिस एसओपी का मुझे पता है, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कोई 15 दिन का टाइम दिया है।
कि 15 दिन के अंदर जो आजाद अरकान है वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लें। सुन्नी इत्तेहाद से निकल के आपने पीटीआई करनी है, पीटीआई भी अगर आपने ज्वाइन नहीं करनी है, आपने नून लीग करनी है, नून लीग भी नहीं करनी, पीपल्स पार्टी करनी है। सर ये तो करिश्मात है भाई, करिश्मात हो रहे हैं आप लोग के साथ। देखिए, नंबर वन ये कि उमर अयूब या गौहर खान हो, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं गए थे, चूंकि वो ऑलरेडी यहाँ ओहदेदार थे तहरीक इंसाफ के, तो वो उन्होंने ऑफिशियली वहाँ कोई ज्वाइनिंग नहीं दी थी, वो आजाद ही थे। मैं यही कह रहा हूँ, देखें कड़ी से कड़ी है, ये बात बहुत दूर तक जाएगी कि कौन वो लोग थे जो हमारे तहरीक इंसाफ का सिंबल का निशान छीना, कौन वो लोग थे जो हमारे कागज नहीं जमा होने दे रहे थे। ये सब चीजें क्यों हमें मजबूर किया गया कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ज्वाइनिंग देना चाहें, क्यों हमें मजबूर किया गया कि हमें उल्टे सीधे निशानात से लड़वाया गया। ये सब चीजें, मैं फिर से ही कह रहा हूं, अगर कोई करेक्शन हो रही है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त दिया है, ये करेक्शन का वक्त है। अगर ये वक्त मिला है, मैं समझता हूं आज अभी से जो माजी में जो भी गलतियां हुई, जो भी जबर हुआ, जो हुआ, ये करेक्शन का मौका है। और अब से चीजें अगर ठीक होना शुरू हो जाएं, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मौका जरूर मिलना चाहिए। ये बड़ा नाजायज हुआ कि एक जगह अवाम वोट दे रही है और नुमाइंदगी किसी और जमात के पास जा रही है, तो ये अवाम का जो है वो नुमाइंदगी छीनी गई है, अवाम का हक छीना गया है, आइन यहाँ तोड़ा गया है, आइन के साथ यहाँ जबर हुआ है। लेकिन मुझे बता दें कि पीटीआई की अभी तादाद 49 है और जो बाकी जो 51 अरकान है वो पीटीआई में जाएंगे, सुन्नी इत्तेहाद में रहेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि 15 दिन का टाइम है ना सर, ये भी जरा मुझे समझा देना। आगे आपने कुछ तो वर्किंग की होगी कि अब जब आपको अल्लाह ने इतना ज्यादा नवाज दिया है तो आपने इसकी कैलकुलेशन क्या बनानी है? तहरीक इंसाफ में जाएंगे। जो 39 अरकान है वो तो पहले से तहरीक इंसाफ में सुप्रीम कोर्ट में वो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि वो तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, और जो बकिया हैं उनको 15 दिन का वक्त मिला है। और बस दुआ करें कि ये बाहिफाजत जो है वो यहाँ भी वो कागज छीनने वाला चक्कर, किडनैपिंग वाला चक्कर, वो चक्कर ना शुरू हो जाए, क्योंकि पंजाब में इत्तलात मिली है कि पंजाब हुकूमत ने वहाँ जो है वो इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो इंशाल्लाह ये तमाम अरकान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, सबको आप लोगों ने दुआओं पर बिठा दिया है, बस दुआओं पर ही असर हो रहा है सर, क्योंकि आइन कानून के हिसाब से तो चीजें नहीं हो रही है, ये कुछ और ही मामला चल रहे हैं। इख्तियार वली साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है वो मैं देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे, और इस बात के ऊपर, क्योंकि इस तरह के डायलॉग्स हमने माजी में बड़े सुने हैं कि जो है हम डरते बरते किसी से नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शहबाज शरीफ साहब ये कोई ब्रीफिंग वगैरह कर रहे थे और एफबीआर को गालिबन वो ये कह रहे थे कि, और बात वही थी कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को, ये वो वाली सूरत हाल है, कहना तीन हूं ते लानी नून हूं। तो वो कह रहे थे कि जी मैं गवर्नमेंट में जरूर हूं लेकिन मैं प्रेशर नहीं लूंगा। सर एफबीआर का काहे का प्रेशर, कौन सा प्रेशर? क्या प्रेशर अदलिया का होता है या प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट का होता है? एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से एटलीस्ट ऑन पेपर और ऑन द फेस ऑफ इट ऐसी कोई खबर आ नहीं रही है कि आपकी और एस्टैब्लिशमेंट के बीच में कुछ बिगाड़ है। अगर अदलिया को सुना रहे हैं तो सर फिर सही तरह सुनाए ना, सही फॉर्म के थ्रू सुनाए, ऐसे कैसे सुनाना है? ये क्यों कह रहे थे? प्रेशर किस चीज का ले रहे हैं? जरा इसके ऊपर जरा मुझे क्लैरिटी दे दें। शहबाज शरीफ साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो कल जो था वो एफबीआर के हवाले से एक इजलास था, और वो वहां पे उनका जो वो कैबिनेट से खिताब कर रहे थे वो उससे लगी बंदी बात थी, लेकिन बाहर जो हालात चल रहे हैं उससे उसकी काफी सारी मुमासिलत है। अगर आप उसको इस तनाजुर में लेना चाहती हैं तो ठीक है, ले लें। कौम ने भी ले लिया है ऐसा ही कि ये आप उन्हीं को कह रहे हैं कि जिन्होंने कुछ किया है कि प्रेशर मैंने नहीं लेना, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन मैं आई विल स्टैंड टॉलर। तो मेरे ख्याल में अब को जो इसकी जो भी तर्जुमा करे वो उसकी अपनी मर्जी। लेकिन ये जो इससे पहले आप ये टॉपिक डिस्कस कर रही थी आलमगीर साहब से, मुझे वो एक दो शेर याद आ गए। वो एक वो है कि जो ये बात कर रहे थे ना कि हम पीटीआई में थे, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, आजाद उम्मीदवार, 3-4 तो इनके नाम हो गए। भाई आपको कोई नहीं छेड़ता, आपको कुछ भी नहीं होना था, आपको तो फैसिलिटेट किया गया था। 2013 का इलेक्शन देखें तो देखें तब्दीली कहीं नहीं थी, उसको खैबर पख्तूनख्वा में लॉन्च किया गया था, आपको इंट्रोड्यूस करा दिया गया।
फिर आपका लीडर भी यही कहता होता था कि हमें तो अच्छा है कि मरकज में हुकूमत नहीं मिली, वरना हमारी ट्रेनिंग शेनिंग कोई नहीं है। ये खुद इमरान खान की स्टेटमेंट थी। फिर उसके बाद देखें जब 2018 में हुकूमत आई, यार आलमगीर साहब, थोड़ी हमारे भी दोस्ती यारी है आपकी पार्टी में, कुछ दोस्त हमारे साथ उठते बैठते हैं पीटीआई के, एक साथ चाय पीने भी बैठ जाते हैं। वो हमारे सामने यही कहते हैं कि हमारी हुकूमत में अंडा, मुर्गी, कट्टा, लंगर खाना और मुसाफिर खाने के अलावा कुछ नहीं था। हमने पाकिस्तान का वो नुकसान किया है जो शायद इसका दुश्मन नहीं कर सकता था। तो ये रिकॉर्ड पर है। इस मुल्क को जितना कर्जों की दलदल में आपकी जमात ने धकेला है ना, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस मुल्क की इकोनॉमी को जितना नुकसान आपके पौने 4 साल ने पहुंचाया है, शायद इसको कोई ना पहुंचा सके तारीख में। वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था आपको जो लोग लाए थे। अभी आप बात कर रहे हैं ना, वो इस तरह ही हो गया कुछ के दरखास्त देने चली गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, फैसला हो गया पीटीआई के हक में। तो वो कहते होते ना, वो शेर था कि उठ उठ ससिए बेखबरे तेरा लुटिया शहर बंबोर, रांझे मजा चराइया ते डोली ले गए नी खेरे। ये वही चक्कर कुछ हो गया है कि सीटें जिसकी भी बनती थी, चाहे जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा जिन्होंने लिया है नहीं लिया है उनको मिलती, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलती, बट ये आइन और कानून और इलेक्शन एक्ट आपका, जुल्फिकार बदर मेरे भाई बैठे हुए हैं हमसे बहुत अच्छा कानून की किताब को समझते हैं। रिजर्व सीट्स के बारे में कानून ये है कि इफ डिडंट अप्लाइड देन इट डजंट एग्जिस्ट। आपने अप्लाई नहीं किया, आप उसके एलिजिबिलिटी आपकी नहीं रही। अब ये जो फैसला हुआ है ये मावरा आइन है, इसके खिलाफ हम आईनी कानूनी जंग लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पिटीशन में जाने का ऐलान कर रखा है और हम भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे और इन 8 जजों से ये सवाल करेंगे कि किस कानून के तहत, किस आइन के किन जो वो हैं शिके हैं, उनके तहत आपने ये फैसला इस तरह किया है। अब हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या होगी वो इंशाल्लाह कल तक सामने आ जाएगी। कल हमारी पार्टी का इजलास है और उसके बाद फिर हमने अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, काफ लीग को, एमक्यूएम को और दीगर साथियों को मिलाएंगे, बैठेंगे और अपनी पोजीशन हम संभाल लेंगे। लेकिन मैं ये बात आपको, जो आपका सवाल शुरू में था, मैं उसके जवाब में आपको ये बता दूं कि हमने ये तय कर लिया है कि अब हम चुप करके खामोशी से 2017 की तरह घर नहीं जाएंगे। अब हम बड़ा अच्छा फैसला फिर आपने किया है, यकीन जाने ये सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं, ये आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए भी और तमाम तर वो जो इदारे हैं ना उनके लिए भी बड़ा अच्छा फैसला आपने किया है, क्योंकि हुकूमत में आप हैं, ज्यादा सवाल और जवाबदेही आप ही से होगी। ये फैसला हमने आईन पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हमने कर लिया है। कल इसको इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे, हमारी क़ियादत इसको अनाउंस करेगी। अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो आईन को इसी तरह नजरिए जरूरत और नजरिए आशिकी माशूकी बना के इसी तरह लोगों को दे दिया जाएगा और उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। मैं तो ये भी कहता मुझे भी नजरिया जरूरत के तहत ब्रेक लेनी है सर, इश्तिहार जरूरी है, समझ जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाजत दे इख्तियार वली साहब, फिर मैं रिज्यूम करती हूँ आपके साथ डिस्कशन भी, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शामिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। जुल्फिकार बदर साहब, आप इस डिस्कशन जो हो चल रही है उसके ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, जरूर करें, द फ्लोर इज ओपन फॉर यू। लेकिन सर मेरा आपसे स्पेसिफिक सवाल ये है कि मुझे लगता है कि जो सिर्फ बात शहबाज शरीफ साहब ने की है ना कि मैं हुकूमत में हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्रेशर लूंगा, ये उन्होंने सिर्फ एफबीआर के हवाले से या अदलिया या सिर्फ इनके हवाले से नहीं किया, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से भी किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी जो है वो काफी ज्यादा असर्ट कर रही है अपनी शराइत बनाने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर प्लीज डू करेक्ट मी इफ यू वांट टू। लेकिन सर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पिछले दिनों पंजाब में थे, लाहौर आए हुए थे, और मेरे लिए ये देखने के लिए बड़ी हैरानगी वाली बात थी। मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि जरदारी साहब सदर बने हैं नून लीग की वजह से,
और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं आप लोगों की वजह से। सो इट इज बेसिकली गिव एंड टेक फ्रॉम बोथ साइड्स। लेकिन सदर पाकिस्तान पंजाब में हो, लाहौर में हो, और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज उनका इस्तकबाल करने ना, मुझे बड़ा अटपटा सा लगा सर। तो कहीं ना कहीं टेंशन इस लेवल तक पहुंच गई है कि अभी आमना सामना नहीं हो रहा है वजीर आला का एंड सदर पाकिस्तान का। दिनेश, बहुत सारी बातें जो अभी तक हुई हैं उसमें काफी सारी बातों का जवाब मेरे भाई इख्तियार वली साहब ने दे दिया है। मैं नहीं समझता कि मैं दोबारा से वो बातों को रिपीट करूं। मैं आगे चलता हूं। देखिए, ये जो मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया है, इसका पीपल्स पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिकॉज पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई चीज नहीं की है जिसमें उनको कोई जवाब देना पड़े या कोई ऐसी चीज की हो जिसके लिए वो पीपल्स पार्टी को मैसेज कन्वे कर रहे हो। पीपल्स पार्टी का फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक बड़ा अच्छा प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप है। हम भी दो वी आर नॉट पार्ट ऑफ कैबिनेट, बट उसके अंदर हमारी जो एक प्रोफेशनल कनेक्टिविटी है वो है। दो के उसके अंदर हमारी रिजर्वेशन भी बात चीजों पे हुई, जैसे बजट पे मुशावरत नहीं की तो हमारी लीडरशिप ने उस पर अपनी रिजर्वेशन, अपना ओपिनियन भी शो किया। मैं नहीं समझता कि हमें प्राइम मिनिस्टर की जो ये स्टेटमेंट है इसको अपने ऊपर लेना चाहिए। उन्होंने किसी और तनाजर में ली होगी। और अगर आप या कोई बंदा ये कहे कि जो उन्होंने पीपल्स पार्टी को सुनाने के लिए किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना हम इस चीज को बाय आउट करेंगे। हम आगे चलते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब लाहौर आए तो बिल्कुल मरियम नवाज साहिबा, एक प्रेसिडेंट का ड्यू प्रोटोकॉल होता है, ड्यू कर्टेसी होती है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को वहाँ पे होना चाहिए। वो खुद नहीं आई, उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपना एक कैबिनेट मेंबर भेजा। बट मैं समझता हूँ कि इस चीज को चीफ मिनिस्टर और उनकी जो कैबिनेट है या उनको जो मेंटोर करने वाले लोग हैं उनको ये बात बतानी जरूरी है कि एक जो ड्यू कर्टिसीज है उसको रखने के लिए ड्यू प्रोटोकॉल है, उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनका एयरपोर्ट पे जाके उनको अपने सूबे में वेलकम करना जरूरी है। तो पीपल्स पार्टी ने इस चीज को बिल्कुल देखा है। बहुत सारे लीडर्स ने इस बात को आवाज भी उठाई है पीपल्स पार्टी की मीटिंग्स के अंदर। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब, आपको पता है ये वजहदार, रख रखाव और बड़ा दिल रखने वाले हैं। उन्होंने उसके ऊपर कोई ऐसी चीज कमेंट नहीं की कि उनकी तरफ से इस पे आई कोई रद्द कंप्लीटली अमल। अंडरस्टैंड बदन साहब, लेकिन यहाँ पर बात आसिफ अली जरदारी साहब की नहीं हो रही, प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग। यहाँ पर बात सदर पाकिस्तान की हो रही है और मेरे वो मुल्क मैंने का अभी सदर अर्ज किया। वो तमाम प्रोटोकॉल और रिस्पेक्ट डिमांड करता है जो कि एक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव और एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को फॉर दैट मैटर देने चाहिए। ईरानी सदर आता है तो शहबाज शरीफ साहब मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो उनका इस्तकबाल करते हैं कि नहीं करते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इसको पार्टी लेवल के ऊपर, हुकूमती लेवल के ऊपर उठाया है कि आपने सिर्फ इसको एक कर्टसी के तौर पे जाने दिया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया होगा बच्ची है हमारी, कोई बात। हाउ आर यू टेकिंग इट? नहीं, ऐसा 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 नहीं है। इसको इसका पार्टी के अंदर भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है और हुकूमती लेवल पे भी मेरा ख्याल से कि जो राइट क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से ये एक मैसेज कन्वे किया गया है और बताया गया है कि जो कर्टिसीज और जो ड्यू प्रोटोकॉल है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, उसको फॉलो करना चाहिए। तो आई एम वेरी मच होपफुल के चीफ मिनिस्टर पंजाब को आइंदा से इस चीज को मद्देनजर रखना है और उनको जो मेंटोर और गाइड टाइम इज करने अप, वाले लोग हैं वो इस लेकिन चीज को बदर आइंदा साहब मिस नहीं करेंगे। इस सवाल का मैं आपको इमीडिएट एक रिस्पांस ले देती हूँ प्लीज। अगर मुझे मेरे जो पैनल है वो 10 सेकंड 15 सेकंड अलाउ कर दे। इख्तियार वली साहब, आप इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए। मुझे बड़ा अजीब लगा, आप लोग तो बड़े वजादार लोग हैं, इतनी दफा आप लोग हुकूमतों में रह चुके हैं। फॉर दैट मैटर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ठीक है, मरियम नवाज का पहला मौका है किसी ओहदे का, लेकिन उनको गाइड करने वाले बहुत हैं। ऐसा क्या हुआ कि मरियम नवाज साहिबा द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, वो सदर पाकिस्तान को रिसीव करने के लिए नहीं गई? ये देखिए, अगर आप इसको कहें तो बढ़ा चढ़ा के आप पेश कर सकते हैं, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। हमारा जमहूरियत के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ एक बड़ा रख रखाव का, बड़ी गुर्बत और बड़ी अंडरस्टैंडिंग का भी एक रिश्ता है। और हम समझते अरे हैं कि सर, क्या पाकिस्तान रख में रखाव, क्या जमहूरियत की अंडरस्टैंडिंग? मरियम नवाज तो गई नहीं उनका इस्तकबाल करने। आप रख रखाव की रख रखाव के ये लिहाज से ही कर लेती। अभी तो ये मैं प्रोटोकॉल के एतबार से देखिए, सवाल ही नहीं कर रही सर। मैं जी सर। मैं अगर आपको ये भी कहूं कि मरियम नवाज ने अपने जाने की ना जाने की वजह जो है वो आसिफ जरदारी साहब को बता भी दी है, उनको टेलीफोन भी कर दिया है। वो उसमें ये कोई बात नहीं थी कि उसमें खुदा न खास्ता कोई जिद थी कि
वो उनको ठीक है। वेलकम नहीं करना चाह रही थी या उनको रिसीव नहीं करना चाह रही थी। वो इस तरह की कोई बात नहीं थी। एंड प्रेसिडेंट जरदारी चलिए, हैज आप बीन दोनों टेकन पार्टीज इन जो है ना, आप लोगों के कॉन्फिडेंस। अंदर अच्छी बात ये है कि आप ऑप्टिक्स के लिए ना चीजों को अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द 3 पार्टिसिपेंट्स फॉर सिटिंग इन माय शो। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।